एक बिजनेसमैन अपने घर पर होते हैं और वो फ्रेश हो रहे होते हैं। तभी उनको घर में कुछ आहट सुनाई देती हैं। इस आहट को सुनकर वो बिजनेसमैन चौंक जाते हैं और कंफर्म करने के लिए वो जब दूसरे कमरे पर जाते हैं कि ये आहट खटपट की आवाजें कहाँ से आ रही हैं। जैसे ही वो दूसरे रूम पर एंटर करते हैं तो सामने उनको दो नकाबपोश लोग दिखाई देते हैं, जिसको देखने के बाद वो बिजनेसमैन उन नकाबपोशों से भिड़ जाते हैं और भिड़ने के बाद हाथापाई होने लगती है। और इसी हाथापाई के चलते एक नकाबपोश का नकाब खुल जाता है और जैसे ही नकाब खुलता है तो वो बिजनेसमैन की जैसी उस चेहरे पर नजर पड़ती है तो उनके मुंह से निकल जाता है कि तुम, और ये तुम कहना उस बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है, क्योंकि वो नकाबपोश समझ गया था कि ये बिजनेसमैन मुझे पहचान गया है। और तभी ये दोनों नकाबपोश उस बिजनेसमैन के ऊपर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देते हैं। और तब तक हमले करते हैं जब तक उन्हें एहसास नहीं हो जाता कि शायद अब ये बिजनेसमैन मर चुका है। और उसके बाद उसको वहीं पर खून से लथपथ छोड़कर घर से कुछ नकदी सामान और कुछ सामान उठाते हैं और बाहर खड़ी क्रेटा कार को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। और जैसे ही इस लूटपाट और हत्याकांड की खबर पुलिस को लगती है तो जब पुलिस खुलासा करती है और जिन लोगों का नाम सामने निकल कर आता है तो उन लोगों का नाम सामने आने पर सभी लोग चौंक जाते हैं। तो आखिरकार वो नकाबपोश कौन थे जिसको बिजनेसमैन ने पहचान लिया था और ये कैसे पुलिस के हत्थे चढ़े, ये सब हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में विस्तार से। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो कहानी है छत्तीसगढ़ के कोरबा की। और उसी कोरबा शहर में एक सर्राफा व्यापारी है गोपाल लाय, जिनकी ज्वेलर्स की शॉप है। 5 जनवरी 2025 को गोपाल लाय शाम के वक्त अपनी दुकान को बंद करते हैं और अपने ड्राइवर के साथ अपने घर आ जाते हैं। और घर आने के बाद में कुछ वो थकावट महसूस करते हैं। तभी अपने ड्राइवर से कहते हैं कि आकाश, अब तुम घर जाओ और मैं अब थोड़ा आराम करूंगा। और ड्राइवर कहता है, जी साहब, अब मैं घर जाता हूं। और क्रेटा गाड़ी की चाबी वो उसी स्थान पर रख देता है जहां पर हर रोज की तरह वो गाड़ी की चाबी रखा करता था। और ड्राइवर के जाने के बाद में अब सर्राफा व्यापारी फ्रेश होने लगते हैं और फ्रेश हो ही रहे थे और तभी उन्हें कुछ घर में खटपट की आवाज आना शुरू होती है, जिसको सुनकर वो चौंक जाते हैं। और उसी खटपट की आवाज को कंफर्म करने के लिए जब वो दूसरे रूम पर जाते हैं तो सामने देखते हैं कि 2 नकाबपोश उसके घर में घुस आए हैं, क्योंकि अब घर में उनके सिवा सिर्फ उनकी एक पत्नी थी जो बीमार रहती हैं और वो दूसरे कमरे पर सो रही होती हैं। और एक उनका जवान बेटा है जो कि उस वक्त घर में नहीं था। अब इस वक्त घर पे सिर्फ गोपाल लाय थे और गोपाल लाय की बीमार पत्नी थी। और जैसे ही नकाबपोशों को वो अपने घर में देखते हैं तो ये उनसे उलझ जाते हैं और इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। और जैसे ही हाथापाई शुरू होती है उसी हाथापाई में उस नकाबपोश का नकाब चेहरे से हट जाता है। और जैसे ही चेहरे से हटता है तो गोपाल लाय उस नकाबपोश चोर का चेहरा देख लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम। और जैसे ही वो तुम कहता है तो वो चोर जो होता है वो समझ जाता है कि सेठ ने उन्हें पहचान लिया है। और इसी वजह से दोनों नकाबपोशों ने गोपाल लाय के ऊपर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर देते हैं और उनको पूरी तरीके से लहूलुहान कर देते हैं। और इसके बाद में फिर वो पत्नी के कमरे में जाते हैं, जो पत्नी सो रही होती हैं, उनका मोबाइल उठाते हैं और घर से कुछ नकदी उठाकर और कुछ वैल्यूएबल चीजें उठाते हैं। और गोपाल लाय की अटैची, जो कि जिस पर उसकी दुकान की चाबियां होती थी और जरूरी कागजात और कुछ उसमें सामान होता था, वो भी चोर उठा लेते हैं। सामान होता था वो
वो भी चोर उठा लेते हैं और घर में जो सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर होता है उसको भी उखाड़ लेते हैं और उसको भी अपने साथ ले लेते हैं और वहां से गाड़ी की चाबी उठाते हैं और बाहर गोपाल राय की एक क्रेटा गाड़ी खड़ी होती है जिसको लेकर ये चोर फरार हो जाते हैं। ये लगभग 9:45 बजे का समय होता है और ये लोग चोर गोपाल राय की गाड़ी को लेकर फरार हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में लगभग 10 बजे के आसपास गोपाल राय का जवान बेटा जो घर में नहीं था वो जैसे ही घर आता है तो देखता है कि घर के दरवाजे बाहर से बंद थे और कुंडी बाहर से लगी हुई थी। ये देखकर थोड़ा बेटे को अजीब लगता है क्योंकि हमेशा दरवाजे अंदर से बंद होते थे, बाहर से बंद होने का तो कोई मतलब नहीं होता। लेकिन फिर भी वो जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके पिता गोपाल राय लहूलुहान हालत में पड़े होते हैं और घर का सामान भी बिखरा पड़ा होता है। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर वो हड़बड़ा जाते हैं, हक्का बक्का रह जाते हैं और आनंद फानन में अपने पिता को वो अस्पताल लेकर पहुंचते हैं और जैसे ही डॉक्टर गोपाल राय को देखते हैं तो उसको मृत घोषित कर देते हैं। अब इस लूटपाट और हत्या की सूचना जब पुलिस को दी जाती है तो पुलिस भी मौके पर आती है और इस घटना से पुलिस के भी हाथ पैर फूल जाते हैं क्योंकि गोपाल राय एक बड़े व्यापारी थे, बड़े बिजनेसमैन थे और ये मामला हाई प्रोफाइल हो जाता है जिसको देखते ही पुलिस सीरियस हो जाती है और मामले को दर्ज करके पूरी तरीके से छानबीन में जुड़ जाती है। अगले दिन पुलिस गोपाल राय के घर आती है और उनके बेटे से भी पूछताछ और उनके परिवार वालों से भी पूछताछ शुरू करती है। वहीं पर गोपाल राय के बेटे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन बेटे को एक बात बहुत खटक रही थी कि आखिरकार या तो वो चोर होंगे या फिर कोई पिताजी के दुश्मन होंगे। लेकिन वो अपना काम करने के बाद में गाड़ी कैसे लेकर चले गए और फिर उनको गाड़ी की चाबी का पता कैसे चला कि गाड़ी की चाबी कहाँ रखी रहती है। इसी बात को वो सोच रहे थे और फिर वो अपने ड्राइवर आकाश को भी बुलाते हैं क्योंकि अब इस बात की खबर ड्राइवर को भी लग चुकी थी, इसलिए वो ड्राइवर भी मौके पर आ जाता है और तभी वो बेटा उस ड्राइवर से पूछते हैं कि तुमने चाबी कहाँ रखी थी। तभी वो ड्राइवर आकाश कहता है कि भैया जहां रोज हम चाबी रखते हैं वहीं पर मैंने उस चाबी को टांग दिया था और रोज की तरह चाबी टांगने के बाद मैं अपने घर चला गया था। ड्राइवर के सब कुछ बताने के बावजूद भी कहीं न कहीं गोपाल राय के बेटे को ड्राइवर के ऊपर शक हो रहा था और वहीं पर पुलिस को भी उस ड्राइवर आकाश पुरी के ऊपर भी शक था, लेकिन अब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। हालांकि पुलिस की कई टीमें बनाई गई थी और इस हत्याकांड और लूटपाट में तकरीबन 80 पुलिसकर्मी इस केस में लगे हुए थे। अब क्योंकि घर के सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर नहीं था इसलिए उसमें कोई फुटेज वहां से मिल नहीं पा रही थी। तभी पुलिस उस एरिया के लगभग 370 सीसीटीवी को खंगालती है और उनके सभी फुटेज निकालती है और वहीं पर आकाश से भी बराबर पुलिस पूछताछ कर रही होती है। पुलिस से वो पूछती है कि आखिरकार कातिलों को गाड़ी की चाबी का पता कैसे चला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी उन्हीं के साथ शामिल हो। तभी आकाश पुरी कहता है कि नहीं साहब, मैं तो रोज की तरह साहब को छोड़ने के बाद में चाबी वहीं टांगता हूं जहां पर रोज टांगी जाती थी और टांगने के बाद मैं अपने घर चला गया था। इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पुलिस को शक तो होता है लेकिन अब उसके खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण जो वो कह रहा था उसी को वो सच मान लेते हैं और अपनी जांच पे जुड़ जाते हैं और उसी तकरीबन उस क्षेत्र के 370 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद में जो भी उनको फुटेज मिलती है वो सभी फुटेज को निकालते हैं और छानबीन जोर शोर से शुरू कर देते हैं। और उसी दौरान उनके एक मुखबर के द्वारा एक सूचना मिलती है कि गोपाल राय की क्रेटा गाड़ी एक बस्ती है, बालको रिश्ता बस्ती, और उसी बालको रिश्ता बस्ती में गोपाल राय की क्रेटा गाड़ी खड़ी है। तभी पुलिस वहां आनंद फानन में पहुंचती है और उस कार को जब देखती है तो कार की हालत कुछ अजीब होती है और जैसी उस गाड़ी का जब
पुलिस गेट खोलती है और अंदर देखती है तो अंदर भी खून के काफी धब्बे पड़े होते हैं, यानी कि गाड़ी के अंदर ब्लड काफी ज्यादा पड़ा होता है। तभी पुलिस सोचने लगती है कि ये खून किसका है। पुलिस सोचती है कि ये खून कहीं ना कहीं उन्हीं कातिलों का हो सकता है जो ये गाड़ी लेकर आए हों, क्योंकि गोपाल राय का ब्लड तो घर में ही फैला था और उसके आसपास के अलावा उसका खून गाड़ी में कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके खून के धब्बे तो घर के बाहर तक कहीं नहीं मिले। तभी पुलिस को शक होता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उन्हीं कातिलों में से कुछ हाथापाई हुई हो और उसी के चलते शायद कातिल को भी चोट लग गई हो और कहीं ना कहीं उसी कातिल के खून के धब्बे हो। तभी पुलिस उस कार को अपने हिरासत में लेती है और उस कार में मिले खून के धब्बों को सैंपलिंग के लिए भेज देती है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। तभी फिर उन्हें एक मुखबिर द्वारा एक सूचना मिलती है कि एक आकाश का दोस्त है और उसके हाथ में चोट लगी हुई है, उसकी उंगली कटी हुई है। क्योंकि पुलिस ने पहले भी जब गाड़ी में खून के धब्बे मिले थे तब ड्राइवर आकाश पुरी को चेक किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं इसके हाथ पर या बॉडी में कहीं पर कोई चोट लगी हो जिससे हो सकता है इसका भी ब्लड हो, लेकिन आकाश के पूरे बॉडी पर कहीं चोट नहीं होती। लेकिन जो इसका दोस्त है उस दोस्त का नाम है मोहन मिंज और मुखबिर द्वारा ये बताया जाता है कि मोहन मिंज के हाथ में चोट है और उसकी एक उंगली कटी हुई है। तभी पुलिस उस मोहन मिंज को भी हिरासत में ले लेती है और उससे पूछताछ करती है और पूछती है कि तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी और तुम्हारे हाथ की उंगली कैसे कट गई। तभी मोहन मिंज पुलिस को कहता है कि साहब मैं टाइल्स का काम करता हूं और टाइल्स काटते वक्त ही कटर से मेरी उंगली कट गई थी, अभी हाल में ही कटी है और मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। तभी पुलिस उसके ब्लड का सैंपल लेती है और जो गाड़ी में पहले जो सैंपल लिया था उन दोनों सैंपलों को मिलान करती है और दोनों के फिंगरप्रिंट भी यानी कि आकाश पुरी और मोहन मिंज के फिंगरप्रिंट के भी निशान लिए जाते हैं और उस गाड़ी में जो निशान मिले फिंगरप्रिंट मिले उनको मैच कराया जाता है। तो इस बार पुलिस कामयाब होती है और इन दोनों के यानी कि उस गाड़ी में दोनों के फिंगरप्रिंट भी मिल जाते हैं, यानी कि ड्राइवर आकाश पुरी और उसका दोस्त मोहन मिंज, इन दोनों के फिंगरप्रिंट मैच हो जाते हैं और जिस उस गाड़ी में जो ब्लड मिला था उस ब्लड का सैंपल मोहन मिंज के ब्लड से मेल खा जाता है। अब पुलिस समझ जाती है कि इन्हीं दोनों ने ही इस चोरी को अंजाम दिया और हत्या को भी इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया। और जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो सब कुछ ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं कि हाँ हमने ही सेठ गोपाल राय के यहाँ चोरी करी और हमने ही गोपाल राय का कत्ल किया। और पुलिस जब उस मामले के बारे में उनसे पूछताछ करती है तो जो मोहन मिंज होता है वो फिर पूरी कहानी को बताता है। वो कहता है कि दरअसल हमारे साथ एक साथी और था जो कि आकाशपुरी का बड़ा भाई होता है सूरजपुरी, और सूरजपुरी भी आकाश से पहले सेठ गोपाल राय के यहाँ ड्राइवरी करता था, लेकिन उसके कुछ काम बिगड़ जाने की वजह से सेठ गोपाल राय सूरजपुरी को अब काम से निकाल दिया था और उसके बाद में फिर आकाशपुरी सेठ गोपाल राय के यहाँ ड्राइवरी करने लगा था। और इसी दौरान सूरजपुरी के घर पर कुछ आर्थिक तंगी का संकट आ गया और इसीलिए सूरजपुरी ये पूरा प्लान बनाता है और कहता है कि अगर तुम लोग साथ दो तो हम लोग सेठ गोपाल राय के घर जाकर उनकी सूटकेस चोरी करेंगे जिस पर दुकान की चाबियां होती हैं और फिर उसके बाद में हम लोग दुकान आ जाएंगे और दुकान का ताला खोलकर वहां पर रखी ज्वेलरी को लूट कर वहां से निकल जाएंगे, जिससे हमारी तंगी दूर हो जाएगी। तभी इस प्लान में पूरा साथ देता है इनका आकाश, जो कि गोपाल राय का ड्राइवर होता है। और उस दिन यही हुआ, जैसे ही गोपाल राय दुकान से घर निकलते हैं
और घर पहुंचने के बाद जब आकाश को घर जाने के लिए बोलते हैं तो आकाश ने रोज की तरह गाड़ी की चाबी उसी जगह पर रख दी और जैसे ही घर से बाहर निकल कर आया तो गोपाल राय के घर के पास में ही एक निर्माणाधीन मकान है जहां पर हम दोनों पहले से ही छुपे हुए थे। और आकाश वहां से आने के बाद में हमको घर की पूरी बात बताता है और कहता है कि गोपाल राय की पत्नी जो कि बीमार रहती हैं, इस वक्त वो अपने कमरे में सो रही हैं और उनका बेटा घर से बाहर गया हुआ है। इस वक्त गोपाल राय घर पर अकेले हैं और तभी हम लोग उस घर पर जाके धावा बोल देते हैं और धावा बोलने के बाद में हमारी हाथापाई सेठ गोपाल राय से हो जाती है और इसी दौरान सूरजपुरी का चेहरे से नकाब हट जाता है और जिसके चलते गोपाल राय सूरजपुरी को पहचान लेते हैं। और अब हम लोग डर गए थे क्योंकि हमें यह था कि सेठ गोपाल राय ने सूरजपुरी को पहचान लिया है तो ये पुलिस को बता देंगे, इसीलिए हमने गोपाल राय की हत्या कर दी और वहां से कुछ नगद रुपया और सूटकेस चुरा कर ले आए थे। लेकिन हत्या हो जाने की वजह से हम लोग इतना डर गए थे कि फिर हम लोग दुकान में चोरी नहीं कर पाए और गाड़ी को बालको रिश्दा बस्ती में छोड़कर वहीं से अपने घर चले गए थे। अब ये दोनों अपराधी आकाशपुरी और आकाशपुरी का दोस्त मोहन मिल दोनों पुलिस के हिरासत में है। पुलिस ने इनको जेल भेज दिया है और तीसरे अपराधी सूरजपुरी की तलाश कर ही रही होती है और उसकी लोकेशन मिलती है मुंबई के पनवेल में और वहां से सूरजपुरी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तीनों अपराधियों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, बस आप लोगों तक सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।